नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। ब्राज़ील में संसद के निचले सदन ने राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया है। महाभियोग के लिए मुहिम चला रहे धड़े को मतदान के दौरान 2/3 बहुमत प्राप्त हो गया है। अब ये मामला ऊपरी सदन यानी सीनेट में जाएगा। रूसेफ पर सरकारी खातों में हेराफेरी का आरोप है, जिससे वो इनकार करती हैं। इससे पहले ब्राज़ील की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी ने संसद के निचले सदन में मतदान के दौरान ही हार मान ली थी। पार्टी के संसदीय नेता जोसे गुइमाराइस ने कहा कि अब लड़ाई सेनेट में जारी रहेगी। दूसरी ओर संसद के बाहर करीब 25,000 लोगों ने दिल्मा रूसेफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। अगर महाभियोग की कोशिशें सफल रहीं तो ऊपरी सदन राष्ट्रपति रूसेफ को 6 महीने के लिए निलंबित कर सकता है। इस दौरान उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है जब ब्राज़ील में किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया हो। 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो क्वाल्ट डी मेलो को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण विरोध का सामना करना पड़ा था और उनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीनेट अगर वामपंथी रुझान वाली राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाती है तो उपराष्ट्रपति माइकल टेमर सत्ता संभालेंगे। वे पहले राष्ट्रपति रूसेफ के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने प्रमुख विपक्षी बनने के लिए रूसेफ का साथ छोड़ दिया था। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो टेमर एक ऐसे देश की कमान संभालेंगे जो कई दशकों की अब तक की सबसे भीषण मंदी से जूझ रहा है और जहां राजनीतिक परिदृश्य बेहद निष्क्रिय सा है। यहाँ एक ऐसा माहौल है जिसमें रूसेफ की वर्कर्स पार्टी बदला लेने का संकल्प ले रही है। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मंत्रालय में सचिव रहे पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जेएनयू के लैटिन अमेरिकी सेंटर में प्रोफेसर अब्दुल नाफे, वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर और विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पिनाक जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ब्राज़ील का जो ये राजनीतिक संकट है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि हालात ब्राज़ील में अगर देखें आर्थिक रूप से काफ़ी ख़राब चल रहे हैं और वैसे में ये भ्रष्टाचार के आरोप लगना राष्ट्रपति पे और बात महाभियोग तक पहुंचना, कैसे देखते हैं? मूल कारण तो मुझे लगता है कि ये आर्थिक है जी। क्योंकि जो आर्थिक उनका जो कंडीशन चल रहा है अभी, तो ग्रोथ इज़ डाउन और ब्राज़ील एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, हमारे भारत से भी बड़ा है इकोनॉमी उसका, और भारत से 3 गुना ज़्यादा उसका मतलब साइज़ है। पर बात देखिए, ये जो भ्रष्टाचार का जो आरोप ये लगा रहे हैं, ये एक्चुअली भ्रष्टाचार नहीं है। देयर आर नो फॉर्मल भ्रष्टाचार चार्जेस अगेंस्ट दिल्मा, क्योंकि ये ऐसा है कि उन्होंने कुछ मतलब कहते हैं कि बजट में थोड़ी फजिंग की है, वो बजट डेफिसिट को दिखाने के लिए कि वो कम है थोड़ा बहुत, वो पिछले इलेक्शन का समय में उन्होंने किया था ये जी। वो कुछ पेमेंट्स थी जिन्होंने रीइंबर्स उन्होंने बाद में किया। ये ऐसे होता है कि जैसे हमारे यहाँ फिस्कल ईयर जब ख़त्म होता है मार्च में, तो कई पेमेंट्स होती हैं जो हम इनकर करते हैं, उसको रोल ओवर कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये उस तरह का कुछ किस्सा है, मतलब टू सिंप्लीफाई इट। तो इसलिए भ्रष्टाचार के चार्जेस नहीं लग रहे हैं उन पे। मुझे तो नहीं लगता कि भ्रष्टाचार को स्टिक करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो 500 से ज़्यादा सदस्यों का सदन है, उसमें 373 लोग उनके खिलाफ इस बात के लिए वोट कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार अगर लगे तो इस बात बजट वाले बात पे नहीं लगेगी, वो लगेगी वो पेट्रोबास, उनका जो पेट्रोलियम कंपनी है बहुत बड़ा, जो प्रेसिडेंट लूला के टाइम में जिसमें वो भी फंस गए हैं, उसमें तब ये दिल्मा रूसेफ उसमें तब डायरेक्टर थी जी। तो उसमें तो बहुत सारे इनके जो सांसद हैं वो फंसे हुए हैं जी। इसी 60% से ज़्यादा वो बैक चैनल पेमेंट्स वगैरह और वो सब भ्रष्टाचार के आरोप उन पे हैं। पर मूल जड़ मतलब मूल बात मैं यही मानता हूँ कि वो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है। प्रोफेसर अब्दुल नाफे साहब, आप किस रूप में देखते हैं ब्राज़ील के इस राजनीतिक संकट को और राष्ट्रपति पर लगे ये आरोप कितने गंभीर हैं? ये पूरा एक राजनीतिक खेल है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ब्राज़ील में पिछले 1 साल से जो हो रहा है उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि इस राजनीति में हीरो कौन है और विलन कौन है। एक्चुअली आपको हीरो तो ढूंढना पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा। ब्राज़ील की राजनीतिक स्थिति ऐसी है, सत्ता का लालच इतना है, पार्टी के डिफरेंसेस इतने हैं,
और हर पार्टी में इस कदर फैक्शंस हैं कि जिसको कोई इंतहा नहीं। अभी आपने नाम लिया वाइस प्रेसिडेंट का, ये एक्चुअली उनकी पार्टी का खेल है। उस पार्टी का नाम है PMDB, डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी। 40 साल से जो प्रेसिडेंट होता है जी। सरकार में ये शामिल होते हैं। और ये अजीब पार्टी है, इसको कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसमें कंजर्वेटिव भी है, इसमें प्रोग्रेसिव भी है, इसमें लेबर लीडर भी है, इसमें कंजर्वेटिव एवांजेलिकल्स भी हैं, बड़े बड़े ज़मींदार भी हैं, कॉरपोरेट सेक्टर भी है। असल में मैं आपको बताऊं, ये 2015 के शुरू से खेल शुरू हुआ था। फैसला हुआ कि PMDB पिछले 40 साल से किसी न किसी पार्टी को, 30 साल से किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करती है, हम क्यों ना खुद पावर में आ जाएं। ये वो एम्बिशन है। दूसरा इसमें क्या है कि आप जुम्मा रूसेफ को छोड़ दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट, लोअर हाउस के स्पीकर, सेनेट के चेयर, वो तीनों के तीनों PMDB के हैं और तीनों उस लाइन ऑफ सक्सेशन में हैं। करप्शन एक नहीं, इनमें से हर एक के ऊपर करप्शन का चार्ज है। 1/3 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो भ्रष्टाचार या आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। कि ब्राज़ील की राजनीति ऐसी है कि बिना करप्शन के चल नहीं सकती। बहुत बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा इलेक्शंस होते हैं, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल लेवल पर। हर एक की अपनी डिमांड्स हैं। इस कदर पार्टीज हैं ब्राज़ील में कि उनको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल सूप। अगर आप गवर्नर या प्रेसिडेंट बन जाएं, अपना एक कानून कांग्रेस में पास करवाने के लिए आपको किस किस को नहीं पहुंचना पड़ेगा। वहाँ से करप्शन आता है, फेवरेटिज्म वहाँ से आता है। संजय कपूर, आप किस रूप में देख रहे हैं ब्राज़ील के इस संकट को? और ये जो महाभियोग की कार्रवाई हो रही है, ये पहली बार नहीं है, 1992 में भी हो चुका है, राष्ट्रपति हटाए जा चुके हैं। अभी जैसा प्रोफेसर अब्दुल नाफे कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत गहरा वहाँ पे है, पॉलिटिकल सिस्टम इस किस्म का है कि इस तरह की चीज़ें होना मतलब कोई हैरत की बात नहीं। देखिए, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बोला और प्रोफेसर साहब भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर ये जो समस्या है जो आज के दौर में दिखाई पड़ रही है, उसका मुख्य कारण उसके पॉलिटिक्स उससे निकल के आई है, पर मुख्य कारण ये है कि वहाँ पे ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आ गई है। जो पूरी वर्कर्स पार्टी का जो प्रोग्राम था वो 2 चीज़ों पर आधारित था। एक तो कमोडिटी ग्रोथ, जिससे कि तेल का दाम है ना करीब $100 या $90 के आसपास होते, तो अनाप शनाप पैसा आ रहा था। दूसरा जो कंजम्पशन है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ब्राज़ील के अंदर, उसको वो पैसा डाल के उसको बढ़ा रहे थे। वो दोनों चीज़ों में एक ज़बरदस्त मंदी आ गई, क्योंकि चीन ने तेल ख़रीदना बंद कर दिया और तमाम और भी कमोडिटीज़ थी वो ख़रीदना बंद कर दी। तो जब वो स्क्वीज़ आया और जो मिडिल क्लास थी वो तड़पने लगी, उनकी नौकरियां जाने लगी, उनकी और समस्याएं गहरी हो गई, और जितनी राजनीतिक पार्टी थी उनको भी इस तरीके का स्क्वीज़ का एहसास होने लगा। तो डिल्मा रूसेफ अपने आप में करप्ट नहीं है, पुरानी गुरिल्ला थी, जब आर्मी है ना उस समय जब सत्ता में थी, इनके ऊपर काफ़ी जुल्म भी हुआ इनके सब। हाँ, काफ़ी, और इन्होंने जितनी भी शुरुआत की तकरीरें हुई, मुझे याद है एक तकरीर करी थी जब पूरी वहाँ पर सांपालो में भीड़ इकट्ठी थी, तो उन्होंने कहा कि आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग, इस तरीके की बात करी। तो अपनी तरफ से इन्होंने कोई ज़बरदस्ती या इसको अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करी कि आर्मी को इस्तेमाल करा और फिर वो बात दबाने के लिए, और इसलिए ये औरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा एक लेकिन संजय, उन्होंने अपना जो चीफ ऑफ आर्मी अपॉइंट किया है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और उसको लेकर के भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। ये बात तो सही है कि भ्रष्टाचार के, जैसे बताया कि करीब 60 तो MPs हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, और पूरी जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, इस बुरी तरीके से लिप्त है कि कोई चीज़ हो नहीं सकती। हर चीज़ लॉकजाम में चली जाती। जब तक आप पैसा ना खिलाएं तो कोई बिल पास नहीं होता। कुछ हद तक हमारी पार्लियामेंट में भी इस तरीके की आपको इस तरीके की मंजर दिखाई पड़ेगा, पर वहाँ पर बहुत ही जटिल है। तो जब आर्थिक मंदी इतनी ज़बरदस्त हुई कि ऐसा लगा कि जो पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप को लोग बाग है ना याद करते हैं कि साहब जिसमें उसकी वजह से उन्होंने बस के किराए है ना बढ़ा दिए। तो उन्होंने कहा बस के किराए बढ़ाने की बजाय आप इसमें कमी करते जो इसमें खर्चा कर रहे हैं स्टेडियम बनाने में। उसी तरीके के है ना बयान है ना ये जो आपके ओलंपिक्स में हो रहा है, ओलंपिक्स 4 महीने में होने वाला है। आप सोचिए कि इस समय जो देश की स्थिति ऐसी है कि यही पता नहीं चलता है कि डिल्मा रूसेफ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, और जब अगर नहीं रहती तो उसका क्या हश्र होगा।
ठीक। तो पूरी दुनिया के अंदर एक है ना असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है कि सबसे बड़ा दुनिया का खेल वहाँ होने वाला है और वहाँ पे राजनीतिक संकट इतना गहराया हुआ है कि उसकी शक्ल और पूरी सामाजिक व्यवस्था में क्या होगी उसका पता नहीं। प्रोफेसर अब्दुल नाफे, अभी कहा यह जा रहा है कि वो इस मैंडेट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं और अभी सीनेट को भी इसे पास करना है। सीनेट में क्या सीन बनेगा अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो इम्पीचमेंट के चांसेस हैं, महाभियोग के चांसेस हैं, कितने उनके खिलाफ जाते हैं? देखिए, चार्ज तो कोई नहीं है उनके खिलाफ। जो नहीं, अब तो इम्पीचमेंट हो गया, अकाउंट सभी के देश में अब तो एक वोट हो गया लोअर हाउस में। जी, मुझे उम्मीद है कि सेनेट में इम्पीचमेंट आगे नहीं जाएगा। उसका एक कारण है, सेनेट में 81 मेंबर हैं, तो मैनेजेबल है। प्लस सेनेट में पार्टी कंपोजिशन उस तरह से नहीं चलता जितना लोअर हाउस में चलता है। और सच बात यह है, ब्राज़ीलियन परेशान है जुम्मा रोसेफ से, और जैसा भी बात हो रही थी कि पिछले 1.5 साल में जो मंदी आई है उससे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बड़ी परेशान है। लोअर मिडिल क्लास को ये डर है कि हम फिर दोबारा से गरीब बन जाएंगे। सभी चाहते हैं कि जुम्मा रोसेफ जाएं, लेकिन डरे हुए भी हैं सब। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये होगा कि पीछे बिहाइंड द कर्टेन बार्गेन होगी, बड़ी ज़बरदस्त बार्गेन होगी, और इम्पीचमेंट इनका नहीं होगा। सेनेट की पहली हियरिंग में ही इसको कुछ गोल बोल करके रफा दफा कर दिया जाएगा। और माइकल टेमर साहब का क्या रोल रहेगा? 2018 तक लड़ लें इलेक्शन, वो तो तैयार हैं पिछले 1 साल से इलेक्शन लड़ने के लिए। एक तो माइकल टेमर है, एक स्पीकर है एडवार्डो कुन्हा। जुम्मा रोसेफ के खिलाफ दोनों हैं, लेकिन आपस में भी फैक्शनलिज्म है। सच बात यह है कि स्पीकर के विरोध $5 मिलियन का गबन का धोखाधड़ी का केस है, और वो केस चल रहा था। ब्राज़ील में अब तक तकरीबन 50 लोग हैं, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े रईस, बिजनेसमैन, जो जेल में बंद हैं। और पिछले 1.5-2 साल में, मैं खुद ब्राज़ील में था जब ये कंस्ट्रक्शन मैग्नेट ये देखा, एक दिन सब जेल में जा रहे हैं लाइन लगा करके। एडवार्डो कुन्हा को डर ये था कि उनका भी वही हशर होगा। कीमत जुम्मा रोसेफ को चुकानी पड़ रही है उसके लिए। एम्बेसडर पिनाक चक्रवर्ती साहब, जो ब्राज़ील की एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है, लैटिन अमेरिका का एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश है, यहाँ ये जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और एक तरह की अस्थिरता का माहौल है, इसका क्या असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर हो सकता है? हमारे मतलब दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मतलब इसका असर होगा ब्रिक्स पर, क्योंकि हम जिस गुट में हैं, ब्रिक्स का जो गुट है, उसमें अब ब्राज़ील का क्या रोल होगा। अभी तो इंडिया को प्रेसिडेंसी आया है उसका, और अभी हमारे विदेश मंत्री जी रशिया में है, जहां RIC की मीटिंग हो रही है, और यहाँ पे भी ब्रिक्स का एक वो मीटिंग चल रहा है। तो सबसे पहला असर तो ब्रिक्स पे होगा। ब्राज़ील इतना अपने अंदरूनी मामलों में फंस गया है जी, कि ब्रिक्स की तरफ अब वो क्या ही कंट्रीब्यूशन कर सकेगा। प्लस जो इकोनॉमिक मंदी है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा उसके नज़रिए पर और उसकी फॉरेन पॉलिसी पर। दूसरी बात ये होगी कि जो वर्ल्ड ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, खैर WTO तो एकदम थोड़ा सा ठप ही पड़ा हुआ है, पर बाकी कई जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें ब्राज़ील जो अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ था, वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो अब अपना देख रहे हैं कि हम किस तरह से इकोनॉमिक मंदी से बाहर आ सकते हैं। तो वो जो एक मतलब गुट था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ एक साथ थीं, जैसे WTO के दोहा राउंड में चाइना, ब्राज़ील, इंडिया सब एक साथ थे, वो शायद वो टूट गया है ऑलमोस्ट। आई थिंक इट इज़ नाउ फिनिश्ड। और WTO के हेड जो हैं वो ब्राज़ीलियन हैं। वो अब देख लीजिए अब वहाँ पे क्या होता है। एक तो वो, दूसरी बात तो वो, और तीसरी बात ये होगी कि उनकी जो वो अंदरूनी है, इंटरनेशनली जो उनका रोल है जी, वो अब ख़त्म मतलब वो माइल्ड हो जाएगा, पर वो क्योंकि अब वो इंटरनल हो जाए, मतलब दृष्टिकोण से सब चीज़ देखना शुरू कर देंगे। और एक और बात मैं यहाँ जोड़ूंगा कि वो ओलंपिक्स वाला जो ओलंपिक्स 4 महीने में होने वाला समर है, समर ओलंपिक्स, अगर ये 6 महीने के लिए इनको सस्पेंड कर दिया जाए, पर शायद वो ना हो, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी ब्राज़ील को। ठीक। प्रोफेसर अब्दुल नाफे साहब, जो पहले राष्ट्रपति थे लूला साहब, वो जब जीत करके आए थे तो पूरी
दुनिया में एक उम्मीद जगी थी और बड़ा उनको इस रूप में देखा जा रहा था कि एक ऐसा शख्स एक राष्ट्रपति बना है कि जो अमेरिका के साथ भी बराबर की बात कर सकता है, या उसे चुनौती वाली मुद्रा में वो आए थे जीत करके, जो उनकी तस्वीरें थीं। वो ख़ुद भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गए और अब ये राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ चल रहा है मामला। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये असल में ब्राज़ील ने गलती ये की है, उनका संविधान ऐसा है जी कि बेहद पावर्स उन्होंने जुडिशरी को दे दी हैं। और सच बात है कि लूला और जुमा रोसेफ ने ये चाहा कि जुडिशरी ऑटोनोमस हो और इंडिपेंडेंट हो, जैसे हमारे यहाँ भी होता है जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर का एक बैलेंस कैसे रखा जाए। वो बैलेंस जो है असंतुलन हो गया है। जुडिशरी हाइपर एक्टिव हो गई हैं। एक छोटे से शहर का जज ने ये कह दिया कि साहब लूला साहब को डिटेन करके उनसे इंटरोगेट किया जाए। पुलिस आई लेकर के उनको थाने चली गई। एग्जम्पशन कॉन्स्टिट्यूशन उसका ये कहता है कि जब तक वो कैबिनेट के मेंबर हों तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, वरना तो कोई भी जज ऑर्डर दे सकता है अरेस्ट करने के लिए। तो ये जुडिशल ओवर रीच ब्राज़ील में बहुत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया था 1988 में, मैं आपको क्या बताऊं, ब्राज़ील में इनकम टैक्स रेट कितना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर आपको इनकम टैक्स साल से दूसरे साल बदलना है, जो हमेशा बदला जाता है जी, तो उसके लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंडमेंट करवाइए। अब वो फिर वो बार्गेन शुरू हो जाती है। सबसे लेंदी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्राज़ील का कॉन्स्टिट्यूशन है। अब लूला के खिलाफ भी कोई चार्ज नहीं है। लूला कैरिस्मेटिक फैक्ट्री वर्कर था, एक ऐसा वर्कर जिसने अपना, उसका एक अंगूठा नहीं है, उसको मिलिट्री ने बेहद टॉर्चर किया। तो उसने कहा मुझे क्यों टॉर्च करते हो, क्यों करंट लगाते हो, मैं तो फैक्ट्री वर्कर हूँ, बिजली का काम करता था, ऐसे करंट से मुझे रोज़ लगते थे 10 बार। वो कैरिस्मा था, वो आम मासेस का आदमी था। और फिर वो जो अभी बात कर रहे थे ना, ब्रिक्स का आइडिया, पकड़ लो इसको, मौका है, उसमें उस तरह की सलाहियत थी, एक सॉलिडारिटी, एक डेवलपिंग कंट्री का। वो रूसेफ ने किसी हद तक उसी चीज़ को जारी रखा। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट बदली तो विदेश नीति में खासा प्रभाव आएगा और परिवर्तन आएगा। ठीक। ब्राज़ील जो है थोड़ा सेंटर राइट की तरफ चला जाएगा। इस वक्त हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा साहब भी जुड़ गए हैं। कमर आगा साहब, हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की राजनीति की। वहाँ राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के ख़िलाफ़ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो गई है। निचले सदन में उनके ख़िलाफ़ प्रस्ताव आ चुका है, पारित हो गया है। अब सीनेट में जाना है मामला। आप ब्राज़ील की इन घटनाओं को किस रूप में देखते हैं? इसका क्या जियोपॉलिटिकल असर हो सकता है? देखिए, प्रोफेसर नाफिन ने बहुत अच्छी बात कही। इसका बहुत दूर तक असर जाएगा। एक तो उस मुल्क की बिल्कुल राजनीति बदल जाएगी और उसका इम्पैक्ट ब्रिक्स मूवमेंट, ब्रिक को तो मैं एक मूवमेंट की तरह से देखता हूँ, एक बहुत पावरफुल मूवमेंट की तरह इमर्ज हो रहा था। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में अगर देखा जाए तो ये ग्रुप जो है सबसे महत्वपूर्ण बना। और इसी के अंदर जो डिमांड कर रहे थे ये लोग के यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल के में मेंबरशिप मिलना चाहिए। ब्राज़ील भी उस मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रहा था, इंडिया भी था और दूसरे देश भी थे। ये दो देश साउथ अफ्रीका, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण देश थे। दूसरी तरफ ये है कि वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स भी बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आती है, क्योंकि बहुत राइटिस्ट शिफ्ट नज़र आ रहा है वहाँ के ऊपर। और ये जो होगा ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी वहाँ के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। दूसरे देश, $2 ट्रिलियन की इकनॉमी है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि वहाँ करप्शन बहुत डीप रूटेड है। अगर इनको हटाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को लाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब के ऊपर भी करप्शन चार्जेस हैं, एक्सक्यूज़ मी। और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा जो वहाँ पे लोअर हाउस का जो स्पीकर है उसके ऊपर भी करप्शन की, जो वाइस प्रेसिडेंट के बाद उम्मीदवार बनता है प्रेसिडेंट का, उसके ऊपर भी करप्शन है। सेनेट का जो चीफ है उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं। तो ऐसी समस्या है वहाँ पे, ऐसी पूरा आवे का हवा ही ख़राब है जी। एक ऐसी पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी नहीं है, विलेन बड़े सारे नजर आ रहे हैं जी। और फिर यह है कि मुल्क पूरा विभाजित है। अभी भी दिल्मा या लूला जिनकी बात ये लोग आप कर रहे थे, ये लोग बहुत पॉपुलर हैं, इनकी काफ़ी सपोर्ट है। इन्हीं ने बड़ी प्रो पीपल पॉलिसीज़ वहाँ पे अपनाई हैं पहली दफ़े इस तरह का। ख़ास तौर से सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को, जो वहाँ की पानी की समस्या, बिजली की समस्या और दूसरी इस तरह की जो बहुत समस्याएं थीं उनको हल करने की कोशिश की। और एक जो बहुत सबसे नीचे तबके के लोग थे, वर्कर्स को बहुत सी फैसिलिटीज़ दी। तो एक नया क्लास पूरा खड़ा हो गया है जो ये चेंज नहीं चाहता।
तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में वायलेंस भी वहाँ हो सकता है सड़कों के ऊपर, जिस तरह की समस्याएं। संजय कपूर साहब, अभी जैसा कमर आगा कह रहे थे कि जो वहाँ की सूरत हाल है, उससे पहले आप भी बता रहे थे, ये राजनीतिक अस्थिरता ब्राज़ील के लिए कितनी नुकसानदेह है। और ये जो अभी हम लूला फैक्टर की बात कर रहे थे, जाहिर है कि लूला साहब की तो वापसी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया था ब्राज़ील को, वो उस पर ब्राज़ील चल पाएगा? बहुत मुश्किल है। अगर आपको याद हो तो जो लूला की जो कामयाबी थी उनकी आर्थिक नीतियों के चक्कर में थी। जब लूला ने ब्राज़ील में अपना टर्म ख़त्म करा तो रेट ऑफ ग्रोथ करीब 7.5% था। उसका कारण था कि जैसे बताया कि तेल के दाम ठीक ठाक थे, उस समय ब्राज़ील के पास रेवेन्यू काफ़ी आ रहा था, उनकी कमोडिटीज़ वगैरह काफ़ी बिक रही थी। उन्होंने काफ़ी सोशल प्रोग्राम करे, जैसे बोल्सा फेमिलिया वगैरह प्रोग्राम्स है जिसकी दुनिया भर में चर्चा करी, जो कि कैश ट्रांसफ़र का प्रोजेक्ट होता है। उन तमाम चीज़ों से जो नीचे का तबका था उसमें एक अजीब सा जोश आया था। उनको लगा कि सैकड़ों साल की जो गरीबी और मुफलिसी है उसके अंदर उनके जीवन में बदलाव आएगा, और वो आ रहा था, काफ़ी तेज़ी से आ रहा था। काफ़ी जो नीचे डिप्रेस क्लासेस से वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में आ रहे थे। तो वो वाला माहौल एक ख़ास आर्थिक वातावरण में संभव था, आज की तारीख में संभव नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि किस तरीके की आर्थिक नीतियाँ ये अपनाएंगे जिसकी वजह से वहाँ के हालात बदलेंगे। क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले 2-3 सालों में दिल्मा रूसेफ ने हर तरीके की वो बात, पहले उन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको गिराया, उसके बाद जब उनको लगा कि हालात बहुत बिगड़ गए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ऑस्टेरिटी प्रोग्राम चालू हो गया। उसकी वजह से जो स्क्वीज़ आया, लोग बाग और सड़क पे बिल्कुल उबल के बाहर निकले, लाखों की तादाद में। अगर आप उनकी फ़ोटोग्राफ देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने लोग सड़क पे आ सकते हैं। जो सांप पालो की जो पोलिस्टा स्ट्रीट है उसकी फ़ोटोग्राफ देखिए तो वो बिल्कुल चकाचक भरी रहती है वो। तो उस तरीके का आंदोलन देखा गया। तो अब मुझे लगता नहीं कि ऑप्शन क्या होगा। चाइना का पतन हो रहा है, ऐसे उनका जो पूरा ग्रोथ रेट है 6 साढ़े 6 के आसपास है, उसमें ना अगर बदलाव नहीं आएगा तब हिंदुस्तान उस रफ्तार से बढ़ा नहीं है। तो पूरी जो वैश्विक कहने मतलब कि विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इम्प्रूव करती हुई नहीं दिखाई पड़ी। जब तक वो नहीं होगी तब तक ब्राज़ील का हल नहीं होगा। अफ्रीका के कई सारे देश इसी वजह से तड़प रहे हैं। तो ये सब सिम्टम है जो दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, प्रोफेसर अब्दुल नाफिर, क्या भविष्य देख रहे हैं आप ब्राज़ील का इन मौजूदा राजनीतिक हालात में? कोई बहुत आर्थिक रूप से बहुत अच्छा नहीं नज़र आता है। पिछले 15 साल में ब्राज़ील ने सारी अर्थव्यवस्था को बदला। चीन को सामान बेचना शुरू किया, सिर्फ 3 चीज़ें, आयरन और सॉय प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम। अपनी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म कर दी उन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर दी। सस्ता चीनी माल वहाँ बिकता था। मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और उसके बिना वहाँ रोज़गार भी नहीं हो सकता। 15 साल में जितना डेवलपमेंट हुआ, सोशल स्पेंडिंग खूब किया, लूला ने किया, रूसेफ ने किया, अब वो हो नहीं सकता, ऑस्टेरिटी लानी पड़ेगी। ब्राज़ील की आज 60% आबादी को ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास है, और ये अर्बन पॉपुलेशन है। सच बात है कि इसमें काफ़ी मिडिल क्लास ऐसी है जो लोअर अर्बन क्लास है, यानी तो बड़ा फ्रेजाइल, बड़ा नाजुक सा उनका है। जब तक आर्थिक व्यवस्था अच्छी चल रही है, घर में खुशहाली नज़र आती है, ज़रा सी महंगाई बढ़ी तो पता चला खुशहाली गायब हो गई, फिर आपको लगता है हम फिर दोबारा। ये वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सब डेट रिडन है वहाँ पे, जो डेट अब ये जो नई सरकार बनेगी, इन्होंने तो ऑस्टेरिटी का ही अपनाना है, तो मुझे लगता है आर्थिक व्यवस्था और ख़राब होगी, सोशल प्रोटेस्ट और ज़्यादा होंगे, और इस पूरी परिवर्तन से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा। 2018 में बननी है ना नई सरकार, तो नहीं सर ये तो अभी अगर इम्पीचमेंट हो जाता है तो सरकार, अगर हो जाता है तो, लेकिन अगर ये 2018 जी, तो 2018 की तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन इम्पीचमेंट को लेकर के मुझे लगता है कि शायद बहुत जैसा भी आप लोगों ने कहा कि मुश्किल है। सीनेट में जा सकते हैं, फिर उनके पास में अदालत में जाने का भी विकल्प है। ऐसे में पिनाक साहब बहुत संक्षेप में कि अगर ये सरवाइव कर लेती हैं, राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ इस इम्पीचमेंट से बच जाती हैं, तो क्या हालात कुछ बेहतर हो सकेंगे अगले 2 सालों में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरह से जिसको हम लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं जी, अगर वो बच के भी निकली इस प्रोसेस से, इम्पीचमेंट प्रोसेस से, जी, मेरे ख्याल में काफ़ी लेम डक हो जाएगी वो, ठीक। जब तक नया इलेक्शन कमर आगा साहब, आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है कि उनके कई कोलिशन पार्टनर उनका साथ छोड़ चुके हैं। फिर उसके अलावा ये है कि बिल्कुल मुल्क में विभाजित हो चुका है, 2 तरफ एक लूला का कैंप है या दिल्मा का, और दूसरी तरफ अपोजिशन है। इंटरनल सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। दूसरी बात ये कि मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, भारत पे बहुत असर पड़ेगा।
भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध हो गए थे, खासतौर से पिछले 7-8 साल के अंदर इन दोनों हुकूमतों से। जी। और एक बड़ा रोल दोनों मिल के डेवलपिंग नेशन में जो कर रहे थे, उस रोल पे भी बहुत असर पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग की बात अभी प्रोफेसर नाफे कह रहे थे, देखिए उसका तो रिवाइवल बहुत ही मुश्किल हो गया, इसलिए कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने सस्ते होते हैं कि उस कास्ट पे कोई दूसरा कंट्री प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। ये प्रॉब्लम अमेरिकन के साथ भी आ रही है, उनके साथ भी आ रही है, हमारे साथ भी आ रही है, इसलिए कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे सस्ता प्रोडक्ट चाइना से आ जाता है जितनी कॉस्ट यहाँ पे लगती है। तो ये तो समस्या मैं समझता हूँ आने वाली जो गवर्नमेंट ब्राज़ील की भी होगी वो भी इसको बहुत ज़्यादा अपने यहाँ रिवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, और बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, संजय कपूर साहब, प्रोफेसर अब्दुल नाफे और पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ के महाभियोग पर कि क्या वो जो निचले सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या वो उच्च सदन यानी सीनेट में भी पारित हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर शायद वो दूसरी ऐसी राष्ट्रपति होंगी ब्राज़ील की जो महाभियोग के ज़रिए हटाई जाएंगी। बहरहाल आने वाले दिनों में ब्राज़ील की राजनीति काफ़ी दिलचस्प होगी। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही।